स्कॉटलैंड के तट से दूर एक अनजान और सुनसान टापू पर माइकल अकेला रहता है। सिर्फ वो और उसका वफादार कुत्ता, दुनिया से कटा हुआ, लोगों से भागता हुआ। हफ्ते में एक बार जेसी और उसके चाचा एक नाव में सामान लेकर आते हैं, लेकिन माइकल कभी उनसे मिलता नहीं। दरवाजा बंद रखता है, पर्दे खींच लेता है, जैसे उसे दुनिया की जरूरत नहीं। एक दिन जेसी ने सामान के साथ एक छोटा सा तोहफा भी छोड़ा। नाव के जाते ही माइकल ने सामान उठाया और तोहफे को वही फर्श पर पड़ा छोड़ दिया। उस रात वो शराब पीता रहा और खुद से शतरंज खेलता रहा, जैसे उसका पूरा संसार उस एक कमरे में सिमट गया हो। अगले हफ्ते जेसी ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने दरवाजा खटखटाया, नियम तोड़कर। माइकल दरवाजा खोलते हुए झुंझलाया, सामान उठाने लगा और दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन जेसी ने अपना पाँव दरवाजे में अड़ा दिया। उसने फिर से तोहफा आगे बढ़ाया और पूछा, आप कभी हमसे मिलते क्यों नहीं? माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसका पाँव हटाया और दरवाजा बंद कर लिया। जेसी ने चिल्लाकर कहा, मैं आपसे डरती नहीं, और तोहफा दहलीज पर ही छूट गया। लेकिन उस दिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जेसी के चाचा को तूफान की चेतावनी मिली। आसमान काला पड़ चुका था और लहरें भूखे दरिंदों की तरह उठ रही थी। जेसी किसी तरह नाव पर चढ़ी और चप्पू चलाने लगी, पर समंदर ने उसके चप्पू छीन लिए और उसे पानी में धकेल दिया। चाचा मदद करना चाहते थे, मगर उनकी नाव भी लहरों की चपेट में आ गई। टापू पर माइकल का कुत्ता खिड़की के पास खड़ा हो गया और रोने लगा। उसकी आंखें बाहर टिकी थी। माइकल की नजर गई और वो दौड़ा, इतनी तेजी से कि जाते हुए उसका पाँव उस तोहफे से टकरा गया जो अभी तक वहीं पड़ा था। माइकल अपनी नाव लेकर पानी में उतरा और इंजन फुल स्पीड पर चला दिया। जेसी किसी तरह सतह पर आ गई थी, लेकिन उसके पाँव एक जाल में फंसे हुए थे। वो तैर नहीं पा रही थी। एक के बाद एक लहर उसे निगलती रही और आखिरकार वो बेहोश होकर पानी के नीचे चली गई। माइकल ने छलांग लगाई, जाल सुलझाया, जेसी को आजाद किया। चाचा को बचाने की कोशिश भी हुई, पर बहुत देर हो चुकी थी। लहरें उन्हें नाव के अंदर ही कैद कर चुकी थी। उस रात जेसी माइकल के बिस्तर पर आंखें खोलती है। पहला सवाल यही, चाचा कहाँ है? माइकल की खामोशी ने जो नहीं कहा, उसकी आंखों ने कह दिया। जेसी फूट फूट कर रोई। वो उस दिन बिस्तर से नहीं उठी। माइकल ने रात सोफे पर गुजारी, दूर लेकिन वही। अगली सुबह माइकल जेसी का जख्मी टखना साफ करने लगा। जाल ने उसे बुरी तरह काट दिया था। जेसी ने पूछा कि क्या उसने पुलिस को खबर की है, क्या कोई जानता है वो यहाँ है? माइकल ने सिर्फ इतना कहा, आराम करो। जेसी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा, उसे मेनलैंड वापस भेजो, उसके घर वाले ढूंढ रहे होंगे। माइकल जानता था उसके कोई घर वाले नहीं थे। माँ जा चुकी थी, बाप का कभी पता नहीं था। माइकल के बाहर जाते ही जेसी ने उसकी मेज की दराजें खंगाली। चाकू मिला, उसे तकिए के नीचे छुपा लिया। रात को जेसी के बुरे सपने ने पूरे घर को जगा दिया। माइकल उसका हाथ छूने के लिए आगे बढ़ा। जेसी एकदम उठ बैठी और चाकू उसकी तरफ तान दिया। माइकल ने धीरे से कहा, बस एक सपना था। फिर उसने जेसी को सिखाया कि चाकू सही तरह से कैसे पकड़ते हैं। दिन गुजरते गए। माइकल ने जेसी को बाथरूम तक उठाकर ले जाया, खाना बनाया, जख्म साफ किए। धीरे धीरे जेसी चलने लगी, बाहर निकलने लगी, कुत्ते के साथ समय बिताने लगी। माइकल ये देखता था और चेहरे पर कुछ हल्का सा उतरता था। एक दोपहर जेसी ने पूछा, आप मेरे चाचा को कैसे जानते थे? माइकल ने बताया, दोनों रॉयल मरीन्स में साथ थे। जेसी को अचानक एहसास हुआ कि उसे इस इंसान का नाम भी नहीं पता। माइकल ने नाम बताने से मना कर दिया। जेसी ने कुत्ते की तरफ देखा और उसका नाम रख दिया, जैक। फिर जेसी की नजर शतरंज की बिसात पर गई। उसने एक ऐसी बात कही जो बताती थी वो खेल जानती है और बहुत अच्छा जानती है। माइकल ने उसका टखना देखा, संक्रमण हो गया था। उसने कहा वो दवाई लाएगा और चला गया। जेसी ने मेज पर रखा एक कागज उठाया। माइकल ने उसकी और जैक की एक तस्वीर बनाई थी। दराज खोली तो सीने में कुछ धड़का। वो तोहफा जो उसने 2 बार ठुकराया था खुला हुआ था। अंदर एक स्नो ग्लोब था, उस टापू की रोशनदान जैसी मीनार के आकार का। इधर लंदन में एक अलग ही तूफान उठ रहा था। संसदीय समिति मैनिफोर्ड को घेर रही थी। उसने थिया नाम का एक निगरानी कार्यक्रम चलाया था जो पूरे ब्रिटेन के हर फोन, हर कैमरे में घुस चुका था। मैनिफोर्ड ने सफाई दी कि इससे दर्जनों हमले रोके गए, कई आतंकी पकड़े गए, पर सुनने वाले नहीं माने। बाद में प्रधानमंत्री ने अपने कमरे में रिकॉर्डिंग बंद करके एक सौदा पेश किया। मैनिफोर्ड को सार्वजनिक रूप से बर्खास्त किया जाएगा ताकि सरकार जवाबदेही का दिखावा कर सके। उसकी जगह उसकी शागिर्द रोबेरा लेगी, लेकिन असल में थिया चुपचाप चलती रहेगी मैनिफोर्ड की निगरानी में। आपकी सेवानिवृत्ति मुबारक हो, प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा। वापस स्कॉटलैंड में माइकल फार्मेसी और कपड़े की दुकान में गया, हर कैमरे से बचता हुआ, हर नजर से छुपता हुआ। लेकिन जब वो निकल रहा था, कुछ लड़कियां सेल्फी ले रही थी। बस एक पल
और उसका चेहरा कैमरे में आ गया। थिया ने उसे पहचान लिया और उसे एक खतरनाक आतंकवादी करार दे दिया। रोबेरा ने कमांडो दस्ता भेज दिया। टापू पर माइकल जेसी का टखना ठीक से बांध रहा था। दवाई के साथ कुछ मीठा भी लाया था। कपड़े दिए और हैरानी की बात, वो बिल्कुल फिट थे। रात के खाने के बीच माइकल को बाहर कुछ महसूस हुआ। दूरबीन से देखा, नाव आ रही थी। उसने जेसी से कहा, बाथरूम में जाओ, दरवाजा बंद करो, जब तक मैं खुद न आऊं। एक आवाज नहीं। जेसी ने चाकू उठाया। माइकल ने भी एक ब्लेड उठाया और अंधेरे में उतर गया। जो लड़ाई उस रात हुई वो किसी युद्ध से कम न थी। माइकल ने एक चट्टान गिराई, एक जाल बिछाया, रोशनी से उनकी नाइट विजन को तबाह किया। एक एक करके उसने उन्हें ठिकाने लगाया, पत्थर से, चाकू से, समंदर में धकेलकर। लेकिन एक सिपाही घर में घुस गया। जैक उस पर झपटा बहादुरी से, पर गोली चली। जैक वही गिर गया। उसी सिपाही ने बाथरूम का दरवाजा लात से तोड़ा, जेसी को बेड़ियों में जकड़ लिया और घसीटता हुआ ले गया। गैरेज में एक और सिपाही माइकल को ढूंढ रहा था और एक जाल में फंस गया, हुक से टंग गया। माइकल उस पर झपटा जो बाद में आया। हाथापाई हुई, चाकू चले, पर वो सिपाही गिरा नहीं। आखिरकार माइकल ने चप्पू उठाया और उसे खत्म किया। तभी जेसी की चीख सुनाई दी। माइकल ने मरे सिपाही की बंदूक उठाई, गोली चलाई अपहरणकर्ता के पावों में। जेसी रास्ते से हटी और आखिरी सिपाही भी ढेर हो गया। उसने पाया कि एक सिपाही रिकॉर्डिंग कर रहा था। उसने वो उपकरण उठाया, फिर घर के अंदर गया। जैक वहाँ पड़ा था। माइकल कुछ देर के लिए रुका। माफ कर दो दोस्त, उसने एक पुराने साथी को फोन किया। मैं आ रहा हूँ, साथ में एक बोझ भी है। फोन की बैटरी निकालकर जेब में डाली और दोनों उस टापू से हमेशा के लिए निकल गए। रोबेरा जब समझी कि उसके सिपाही हार गए तो उसने एक खास एजेंट को भेजा, वर्कमैन। सुबह होते होते माइकल और जेसी स्कॉटलैंड पहुंच गए। माइकल को चोट लगी थी लेकिन वो कुछ न बोला। शहर में एक घर में सेंध लगाई, चाबियां खोजी। घर के मालिक ने बंदूक तान दी। जेसी ने पीछे से उसे काबू किया और उसने माइकल का जख्म भरा। उधर रोबेरा के दफ्तर में एक तकनीशियन ने बताया, माइकल का आतंकवादी प्रोफाइल नकली था। किसी ने जानबूझकर उसका चेहरा सिस्टम में प्रोग्राम किया था ताकि वो सबकी नजर में आए। और फाइलें देखी तो लिखा था, माइकल युद्ध में मृत। जिस लड़की के बारे में रोबेरा को जानकारी नहीं थी उसे ढूंढने का आदेश दिया गया। तभी एक बच्चे की 911 कॉल आई और वर्कमैन की टीम निकल पड़ी। मैनीफोर्ड भी थिया से सब देख रहा था। जब उसने सिपाही की रिकॉर्डिंग में माइकल का चेहरा देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसने वर्कमैन से सीधे संपर्क किया। ये ब्लैक काइट ऑपरेशन है, तुम सिर्फ मुझे जवाब दोगे। दोनों को, माइकल को और उस लड़की को खत्म करो। वर्कमैन बहुत पुराना था मैनीफोर्ड का। उसने हाँ कह दी। पुलिस ने उस घर को घेर लिया। बच्चे ने फोन किया था। माइकल निकलने ही वाला था, तभी वर्कमैन ने घर के मालिक को गोली मार दी, सिर पर सीधी। जेसी और माइकल पिछले दरवाजे से निकले और दो पुलिस वालों से टकरा गए। माइकल ने कुछ ही सेकंड में दोनों को गिरा दिया। एक और आया, एक मुक्के में खत्म। तीसरे की चाबियां ली, बाकी को मिर्च स्प्रे और टेजर से रोका। एक आखिरी ऑफिसर था जिसने लड़ने की हिम्मत नहीं की, उसकी गाड़ी ले ली। पुलिस की गाड़ी में दोनों भाग निकले। माइकल ने निकलते हुए बाकी गाड़ियों को टक्कर दे दी, पर कम से कम निकले तो। वर्कमैन ने उनका पीछा किया, टक्कर मारी, गोलियां चलाई, शीशे टूटे, जंगल में मोड़ आए। माइकल ने एक पल रुककर वर्कमैन को आगे निकलने दिया और फिर पूरे जोर से उसकी गाड़ी में ठोक दिया। गाड़ी पलट गई। माइकल ने उसे सड़क से बाहर धकेल दिया। थोड़ी दूर आगे एक निर्माण स्थल था। माइकल ने गाड़ी बदली। जंगल में वर्कमैन जिंदा था, वो सड़क पर चल रहा था। तभी एक पुलिस वाले की गाड़ी आई। वर्कमैन ने पुलिस को उड़ाया और नागरिक से गाड़ी छीन ली। रोबेरा ने मैनीफोर्ड को फोन किया। उसने बताया कि माइकल ब्लैक काइट प्रोजेक्ट का सबसे पहला और सबसे काबिल एजेंट था। एक दिन उसे एक विदेशी खुफिया अधिकारी को मारने भेजा गया, पर माइकल ने रिपोर्ट झूठी बना दी और गायब हो गया। वो दुश्मन से जा मिला होगा, मैनीफोर्ड ने कहा। लेकिन रोबेरा के तकनीशियन ने फाइलें खंगाल ली। सच कुछ और था। माइकल ने एक ईरानी वैज्ञानिक को भागने में मदद की थी जिसने परमाणु कार्यक्रम की सारी जानकारी दी थी। आदेश था उसे मारो। माइकल ने मना कर दिया। मैनीफोर्ड ये सब कैमरों से देख रहा था। सफर में जेसी ने माइकल से पूछा, आपका कोई परिवार है? उसने कहा, नहीं, बीवी बच्चे जिंदगी को पेचीदा बना देते हैं। जेसी बोली, काश मेरी जिंदगी भी पेचीदा होती। अगर इसके बदले में
और चाचा होते। उसने जैक की वो तस्वीर निकाली जो माइकल ने बनाई थी। ये था आपका परिवार। अगले शहर में एक गाड़ी के डैश कैम ने उनके चेहरे कैद कर लिए। मैनीफोर्ड को पता चल गया। उसने फुटेज मिटाई और वर्कमैन को ठिकाना भेज दिया। दोनों एक चर्च में गए। माइकल के पुराने दोस्त आर्थर से मिले। आर्थर ने उन्हें जंगल में अपने घर ले गया। आर्थर ने बताया उसने थिया बनाने में मदद की थी। जब माइकल गायब हुआ उसने सिस्टम में माइकल की तस्वीर बदल दी थी, एक आम चेहरे से। मैनीफोर्ड ने वापस आतंकवादी प्रोफाइल लगा दी। माइकल ने कहा जेसी की देखभाल करो। आर्थर ने मना किया। जेसी ने रसोई में कुछ दवाइयाँ देखी और समझ गई आपको वही बीमारी है जो मेरी माँ को थी। आर्थर को कुछ महीने ही बचे थे। माइकल ने एक पुराने तस्कर का पता मांगा, कामाल। आर्थर ने कहा बहुत खतरनाक आदमी है। माइकल बोला और कोई रास्ता नहीं। तभी दरवाजा खटखटाया। वर्कमैन। गोलियां चली, फर्नीचर गिरा, घर की हर चीज हथियार बन गई। वर्कमैन भारी पड़ रहा था। जब वो माइकल की जान लेने वाला था, जेसी ने बंदूक तान दी। वर्कमैन ने छलांग लगाई। माइकल ने नेल गन उठाई और कुछ गोलियां ठोक दी। तीनों भागे। एक शहर में आर्थर ने उन्हें फोन देकर विदा लिया। जेसी ने माइकल से कहा मुझे भी अपने साथ अगले टापू पर ले चलो। माइकल ने मना किया, तुम्हें बेहतर जिंदगी मिलनी चाहिए। उधर रोबेरा को पता चला थिया का इस्तेमाल कोई पर्दे के पीछे से कर रहा है। जाल बिछाया गया। लंदन में माइकल ने जानबूझकर कैमरे के सामने आकर दिखाया। एक नाइट क्लब में घुसे, बाउंसर को धमकाकर रास्ता बनाया। मैनीफोर्ड ने चेहरा देखा और तुरंत ब्लॉक हो गया। रोबेरा को समझ आ गया मैनीफोर्ड ही असली दुश्मन है। क्लब के अंदर कामाल मिला। माइकल ने साफ कहा जितने साल तू चला मैनीफोर्ड की वजह से चला। अब वो छुपकर काम कर रहा है। एजेंट आने वाले हैं, मदद कर या डूब। कामाल के पास कोई चारा नहीं था। 30 मिनट में कागज तैयार थे, लेकिन तब तक मैनीफोर्ड के एजेंट पहुंच चुके थे। जो लड़ाई क्लब के अंदर हुई वो शोर में डूबी रही। एक को मुक्के मारे, दूसरे को टूटे शीशे से, तीसरे को गोली, फिर बाथरूम कॉरिडोर में छुपा छुपी। भीड़ में एजेंटों ने माइकल को घेर लिया और मारने लगे। जेसी आई मदद को। एक एजेंट ने उसे गिराया। माइकल ने गोली चलाई, जेसी बची। भगदड़ में एक एजेंट ने जेसी को उठाकर वैन में फेंक दिया। माइकल ने आर्थर को फोन किया। आर्थर ने कैमरों से रास्ता दिखाया। माइकल दौड़ा। रोबेरा के सिपाही भी थे। माइकल ने गलती से उन्हें भी दुश्मन समझा और रास्ता बनाया। वैन तक पहुंचा। मैनीफोर्ड के एजेंट घिर गए। माइकल ने एक एक को गिराया। तभी वर्कमैन आ गया। माइकल ने जेसी को नाव की तरफ धकेला। जाओ। गोली की आवाज आई। नाव पर जेसी रो रही थी। उसे माइकल के बिना नहीं जाना था। किनारे पर माइकल और वर्कमैन की आखिरी लड़ाई थी। गोलियां खत्म हुई। हाथापाई शुरू। एक पाइप, एक जंजीर। वर्कमैन ने माइकल को गले से दबोचा। माइकल ने उसे पटका, जंजीर लपेटी और पाइप पर लपेटकर वर्कमैन के सिर पर आखिरी वार किया। वर्कमैन गिरा और उठा नहीं। फिर लंदन में मैनीफोर्ड अपनी हवेली की खिड़की से बाहर देख रहा था। 2 गार्ड जमीन पर पड़े थे। उसने पलटकर देखा, माइकल कमरे में था। दोनों के बीच ब्लैक काइट पर बहस हुई काफी देर तक। माइकल ने आखिरी बात कही और फिर ट्रिगर खींच दिया। 3 महीने बाद स्पेन की एक खूबसूरत गली में एक कैफे में जेसी नई जिंदगी जी रही थी। रोबेरा की टीम उस पर नजर रख रही थी। शायद एक दिन माइकल आए। कैफे में वेट्रेस एक थैला लेकर आई। जेसी ने खोला। एक शतरंज का मोहरा था। जेसी ने सड़क की तरफ देखा। माइकल वहाँ था, पर जब वो पलटी वो जा चुका था। वो हमेशा की तरह दूर से देखता था और अदृश्य हो जाता था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलें, ताकि ऐसी और कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखने के लिए शुक्रिया।